अब अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 5, जो कि आपके क्लास 10th बोर्ड साइंस का बुक का एक चैप्टर है। तो सबसे पहले जो अपने पास चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम क्या है बेटा? जैव प्रक्रम। अध्याय 5 का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड टॉपिक है। जैसे मान लो कोई आपके पास सजीव है, जो आपके पास जितने भी आपके पास आसपास जो भी सजीव जाए, वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हो या मनुष्य हो, ठीक है, उनमें होने वाली जो आपके पास विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, चाहे वो वृद्धि हो आपके पास, चाहे वो जनन हो, उनसे रिलेटेड हम इन सब टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इन चीज़ों को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके पास जो सजीव होता है और जो निर्जीव होता है, उनके बारे में आप कैसे पता कर सकते हो या उनका पता कैसे चल सकता है। तो इन सब को जानने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आपके पास जो आसपास रहने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनमें से कौन सी चीज़ें तो आपके पास सजीव हैं और कौन सी आपके पास निर्जीव है, ठीक है। तो आपके पास जो पहला टॉपिक है वो ये है कि हम सामान्य दृष्टि से व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सजीव व निर्जीव में अंतर किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि आप कैसे पहचान सकते हो कि आपके पास जो पास में रखी हुई वस्तु है वो या आप तो सजीव है, या आपके पास कोई जीव जंतु है वो आपके पास सजीव है या निर्जीव है, या आपके पास वो वस्तु निर्जीव है या सजीव है। तो सबसे पहले आपके पास जो पहला जो पॉइंट है कि जो आपके पास जो पहला पॉइंट है सामान्य मापदंड। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता करना है कि ये चीज़ या वस्तु सजीव है या निर्जीव है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए या आपके पास ये पॉइंट्स हैं। अगर ये आपको पता होंगे तो आपको पता चल सकता है कि आपके पास ये चीज़ सजीव है या निर्जीव है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए अपन। तो सामान्य मापदंड तो ये बोलता है, सामान्य मापदंड का बेटा मतलब ये होता है कि जो एक सामान्य मनुष्य होता है वो अपने नज़रिए से कैसे पता कर सकता है कि ये वस्तु आपके पास सजीव है या निर्जीव है। सबसे पहले अगर अपन इसको पढ़ें तो दृश्य गतियाँ, यानी कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की गतियाँ हो रही हैं। जैसे मान लो एक स्थान से एक दूसरे स्थान पर कोई वस्तु जा रही है, जैसे मान लो गाड़ियाँ हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ठीक है। और देखते हो आपके पास दूसरी चीज़ देखते हो आप, पेड़ है, इनमें भी सॉरी पेड़ नहीं आएगा आपके इस टॉपिक में, ठीक है। और दूसरी आपके पास गतियाँ या गतिशील, जैसे बिल्ली का चलना, ठीक है, गाय का जुगाली करना, किसी व्यक्ति के अंगों का हिलना, श्वसन आदि। अगर आपको ये सारी चीज़ें दिखें, इसके मतलब वो वस्तु क्या है बेटा? सजीव है। क्या है? सजीव है। और अगर आपको ये सब चीज़ें वस्तु ना दिखें तो आपके पास वो चीज़ क्या है? निर्जीव है, निर्जीव है। और वहीं आप अगर ये एक चीज़ देखो, ये तो हो गया आपके पास सामान्य मापदंड। वहीं अगर आप वैज्ञानिक मापदंड से किसी वस्तु या किसी सजीव के बारे में जानना चाहते हो कि ये आपके पास वस्तु सजीव है या निर्जीव है, या आपके पास कोई भी प्राणी है या सजीव है या निर्जीव है, तो वो वैज्ञानिक मापदंड से अगर आप देखते हो तो वो क्या कहता है। सबसे पहले इसकी अगर अपन डेफिनेशन देखें तो अदृश्य गतियाँ, यानी कि वैज्ञानिक मापदंड क्या बोलते हैं? अदृश्य गतियाँ, यानी कि वे गति जिनको आप देख ना सके। यानी कि जैसे कि किसी कोशिका में पाचन, आपकी जो बॉडी है, आप सभी को पता है आपका शरीर है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। बहुत आपका जो मानव शरीर होता है वो एक बहुकोशीय शरीर होता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और क्या हो गया आपका इसमें अगला टॉपिक क्या आ गया? श्वसन आ गया, उत्सर्जन आ गया आदि। ये वे मापदंड है जिससे कोई वैज्ञानिक ये पता लगाता है कि कोई वस्तु जीवित है या नहीं, ठीक है। इसी के आधार पर आप पता कर सकते हो कि ये वस्तु सजीव है या निर्जीव है। आगे अगर अपन देखें तो ये गतियाँ आणविक गतियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जो आपके पास अदृश्य गतियाँ होती हैं, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है। इन गतियों को क्या बोलते हो आप? आणविक गतियाँ। क्या बोलते हो इनको? आणविक गतियाँ। क्योंकि ये अणुओं के स्तर पर होती है। किसके स्तर पर होती है बेटा? ये आपके अणुओं के स्तर पर होती है। इनको बोलते हैं मोलिक्यूलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मोलिक्यूलर मूवमेंट। ये तो हो गई आपके पास इस चैप्टर की बेसिक जानकारी। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। जो आपके पास इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। सबसे पहले अगर अपन जैव प्रक्रम की परिभाषा देखें तो वे सभी प्रक्रम जो जीवों को बनाए रखते हैं। सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब समझो। वे सभी प्रक्रम जो जीवों को बनाए रखते हैं। जैसे मान लो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, जो आपके शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती हैं, ठीक है। आपके शरीर में वृद्धि हो रही है, आप अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हो, श्वसन की क्रिया करते हो, ठीक है। विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हो रही हैं उन्हीं की वजह से आपके शरीर
शरीर होता है वो चलायमान बना रहता है, ठीक है, आपके शरीर में वृद्धि होती है। तो ये आपके पास क्या हो गया, जैव प्रक्रम, ठीक है, तथा ये जीवों में अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, यानी कि जीवों को बनाए रखती है, ठीक है, सजीवों को एक लंबे समय तक स्थिरता प्रदान करती है। क्या कहलाता है आपके पास, जैव प्रक्रम। दोबारा देखते हैं डेफिनेशन, वो सभी प्रक्रम जो जीवों में अनुरक्षण, जो जीवों को बनाए रखते हैं तथा वे जीवों को अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं, क्या कहलाता है आपके पास, जैव प्रक्रम। फिर आगे देखें कि जीवों में अनुरक्षण हेतु आपके पास कौन कौन से प्रक्रम होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पास पोषण, क्या आता है, पोषण। फिर आती है वृद्धि, फिर आता है जनन, फिर आता है उत्सर्जन, फिर आती है संवेदना, फिर आता है श्वसन, फिर आता है सेवन। ये क्या होते हैं आपके पास, जीवों में अनुरक्षण हेतु आवश्यक प्रक्रम होते हैं, ठीक है। आपके पास पोषण होता है, तो पोषण में आपके पास आ गए जैसे मान लो विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन आ गए। जैसे पोषण में आ गया आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये आपके पास पोषण में आ गए। वृद्धि हो गई, जनन हो गया, अपने समान नई संतति उत्पन्न करना, ठीक है। उत्सर्जन हो गया, संवेदना, किसी चीज़ को महसूस करना, ठीक है। श्वसन, श्वास लेने की प्रक्रिया हो गई। सेवन, आपके जो विभिन्न प्रकार की सेल्स हैं या आपके पास रक्तवाहिनियाँ हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा हर एक अंग तक पहुँचाना, ये आपके पास क्या हो गया, सेवन, ठीक है। फिर आगे अगर अपन देखें तो जैव प्रक्रम, ये होता क्या है, जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको क्या, अगर आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं तो वो किसकी सहायता से हो रही है, ऊर्जा की सहायता से। किसकी, ऊर्जा की सहायता से। और विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी, ऊर्जा। तो आपको पता होना चाहिए आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, है बाह्य स्रोतों से। किससे मिलेगी ये ऊर्जा आपको, बाह्य स्रोतों से, ठीक है। फिर आता है आपके पास ऊर्जा कहाँ से मिलेगी आपको, बाह्य स्रोत क्या होंगे आपके पास, पोषण। पोषण कहाँ से मिलेगा आपको, आप खाना खाओगे तब, ठीक है, जिससे और पोषण आपके शरीर में आप खाना खाओगे, ठीक है, वो आपके गर्सिका से होता हुआ मांस में जाएगा, ठीक है। तो देखो आपके पास जो आपने भोजन खाया उसका पाचन होगा। पाचन कैसे होगा, ये पाचन क्या होता है कि जो जटिल खाद्य पदार्थों को किस में बदल दे, सरल, जो जटिल खाद्य पदार्थों को किस में बदल दे, सरल खाद्य पदार्थों में, ठीक है। अब ये प्रोसेस कब होगी, जब आप ऑक्सीजन लोगे, ठीक है, O2 ग्रहण करोगे तो इस श्वसन क्या करेगा, आपके पास जो खाद्य पदार्थ खाओगे उसको ऊर्जा में बदल देगा। किस में बदल देगा, ऊर्जा में बदल देगा। और ऊर्जा के बाद में जो आपके पास अपशिष्ट बचेगा, क्या बचेगा, अपशिष्ट बचेगा, ये उसको अपशिष्ट के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देगा, ये उसको अपशिष्ट के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें तो आपके पास पहला क्वेश्चन ये आता है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए किन किन प्रक्रमों की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको जीवन व्यतीत करने के लिए, जीने के लिए आपके पास ऐसे कौन कौन से प्रक्रम होने चाहिए जिससे आपका शरीर चलायमान रहे, वृद्धि करे, गति करे, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया जो आपके अंदर होती है शरीर की वो चलती रहे, ठीक है। तो आपके पास पहली चीज़ आएगी पोषण, क्या आएगी, पहली चीज़ पोषण, क्या आएगी, पोषण। दूसरी क्या होगी, वृद्धि। तीसरी क्या होगी, जनन। चौथा क्या होगा, उत्सर्जन। पांचवा क्या होगा, संवेदना। छठवां क्या होगा, श्वसन। और सातवां क्या होगा, सेवन, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास आंसर है, हम वैज्ञानिक मापदंड का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपके पास पहला क्या होगा, गति। दूसरा क्या होगा, वृद्धि। तीसरा क्या होगा आपके पास, श्वसन। चौथा क्या होगा, उत्तेजनशीलता। और पांचवा क्या होगा, पोषण। इन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं कि आपके पास ये वस्तु सजीव है या निर्जीव है, ठीक है। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है कब। आपके पास उन कच्ची सामग्रियों का नाम बताना है। जैसे आपके पास कोई जीव है, वह अपने शरीर को पोषण प्रदान करता है जिससे उसको क्या मिलती है, ऊर्जा। जिसमें आपके पास पहला पॉइंट क्या है, खाद्य पदार्थ। अगर सजीव को खाद्य पदार्थ मिलेगा तो उससे क्या मिलेगी, उसको ऊर्जा मिलेगी। दूसरा आपके पास ऑक्सीजन। खाद्य पदार्थ कौन से, जो ऊर्जा अपने को मिलती है वो किसकी उपस्थिति में मिलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये क्या करता है, भोजन जो खाद्य पदार्थ अपन खाते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट करता है, ऊर्जा में। तीसरा आपके पास जल, जो कि ये भी आपके पास एक खाद्य पदार्थ के रूप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपके पास जो पादप होते हैं उनमें किस प्रकार से प्रक्रिया होती है। तो आपके पास पता है आपको कि सूर्य के प्रकाश से भोजन, सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास पेड़ों में क्या पाई जाती है, पत्तियों में क्लोरोफिल क्यों पाई जाती है, ठीक है। कैसे पाई जाती है, यानी कि क्लोरोफिल का कैसे पता चले, तो जैसे पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो ये अपना पेड़ पौधे क्या बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, ठीक है। अब
पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेने के बाद में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के जो सजीव होते हैं, जैसे मान लो जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गए, उस ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए, अगला जो क्वेश्चन आपके पास, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए विसरण क्या होता है। विसरण क्या होता है, विसरण अगर पढ़ें तो किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है, गमन होता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे मान लो आप किसी कमरे में हो, बंद कमरे में, तो आप कहीं पे अगर अगरबत्ती जलाते हो तो उसका जो धुआं है वो उस अगरबत्ती से कहीं दूर जा रहा है, तो यानी कि वह क्या होता है, आपके पास उच्च सांद्रता से जहाँ से वो निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, निम्न सांद्रता की ओर, यानी फैल रहा है। जैसे मान लो आपके कमरे में, जैसे मान लो ठंडी हवा चल रही है, जैसे आपने दरवाज़ा खोला तो वो ठंडी हवा बाहर आ गई, तो जहाँ से वो हवा आ रही है वो तो क्या है, उसकी उच्च सांद्रता, और जहाँ से जहाँ वो जा रही है, जहाँ उसका स्रोत नहीं है, ठीक है ना, यानी कमरे से बाहर निकल रही है, वो क्या हो गया, इसके निम्न सांद्रता। ठीक है, तो अगर अपन फिर से ये क्वेश्चन देखें कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों आवश्यकता है। जैसे मान लो अपन ने ऑक्सीजन ग्रहण की, तो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जो छोटी सी छोटी कोशिकाएं होती हैं, आप सभी को पता है, कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का। ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग का। अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का। और अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करता है, हमारे शरीर का। ठीक है, तो अगर अपन इसका आंसर देखें तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं बाह्य पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं होती है। आप सभी को पता है कि मानव का जो शरीर होता है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से, सभी को पता है। और आप सभी को पता है कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो डायरेक्ट वायुमंडल से ऑक्सीजन तो ग्रहण कर नहीं सकती। ठीक है, तो वो क्या करेंगी कि हम जो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो वह धीरे धीरे हमारे ब्लड से होता हुआ हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है। ठीक है, हमारे ब्लड से होता है, शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। किसकी पूर्ति होती है, ऑक्सीजन की पूर्ति। ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीवों में शरीर मृत कोशिकाओं से ढका होता है। जो आप देख रहे हो ये बाहर जो आपकी त्वचा बनी हुई है, ठीक है, जो आप जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में चमड़ी बोलते हैं, तो ये मृत कोशिकाओं से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, मृत कोशिकाओं से। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीजन ग्रहण करे या डायरेक्ट ये वातावरण से ऑक्सीजन ले, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आता है आपके पास, वायु से भरे हुए अंतराकोशीय रिक्त स्थान अनुपस्थित होते हैं। वही सेम चीज़ हमारा शरीर होता है। ठीक है, वो डेड सेल से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये डायरेक्ट वायु वातावरण से तो ऑक्सीजन ले ही नहीं सकता, तो अपन ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन लेने के बाद में हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक क्या, प्रत्येक भाग तक, यानी कि हमारे हमारे जो शरीर का लास्ट जो पार्ट है, अंगूठा, वहाँ तक भी ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कौन करेगा, ब्लड ही करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें कब पॉसिबल है, जब अपन नाक द्वारा श्वसन की क्रिया करें। ठीक है, और ये प्रक्रिया कब पॉसिबल होती है, जब हमारे जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि आपके पास विसरण क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। यानी कि अपन जब भारी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो भारी वातावरण से अपन ऑक्सीजन तो ग्रहण कर ली, लेकिन धीरे धीरे वो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचती है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है हमारा, कोशिका में विसरण बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, आपके पास कोशिका से कोशिका में विसरण बहुत धीमी प्रक्रिया, इसका मतलब यह है कि हमारे जो शरीर में जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है ना, वो बहुत धीमे चलती है। यानी कि ऐसे मान लो अगर अपन श्वसन की प्रक्रिया ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंगूठे तक के लास्ट कोने तक ऑक्सीजन को पहुंचने में लगभग 3 साल का टाइम लगेगा। कितना, 3 साल का टाइम। फिर अपने पास अगला टॉपिक निकल के आता है पोषण। पोषण क्या होता है, स्वास्थ्य और विकास के लिए भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके पास, पोषण। क्या कहलाती है, पोषण। पोषण में आपको मैंने पिछले कुछ मिनट पहले एक चीज़ बताई थी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, ये क्या होते हैं आपके पास, पोषक पदार्थ। क्या होते हैं, पोषक पदार्थ। और इनको आप ग्रहण करते हो तो ये आपके पास क्या कहलाता है, पोषण। क्या कहलाता है, पोषण। तो स्वास्थ्य और विकास, यानी कि आपका स्वास्थ्य सही रहे, आप सही तरीके से आपका शरीर काम करे, ठीक है, और आपके शरीर में क्या होती रहे, वृद्धि होती रहे, ठीक है, के लिए भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके पास, पोषण। क्या कहलाती है, पोषण। फिर आते हैं आपके पास पोषक तत्वों। आपको पता होना चाहिए जो आपके पास पोषण होता है किससे प्राप्त होता है, पोषक तत्वों से। आपके पास पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, प्रोटीन हो गया, जल हो गया, विटामिन हो गए और खनिज लवण हो गए। ये क्या हो गया आपके पास, पोषक
तत्व। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखो ये आपके किस किस चीज़ों से प्राप्त हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास सुक्रोज से प्राप्त हो गया, आलू से प्राप्त हो गया, गेहूं से प्राप्त हो गया, ग्लूकोज से प्राप्त हो गया। ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट के क्या है, स्रोत। फिर आते हैं आपके पास विटामिन। विटामिन में आपके पास क्या हो गया, एक तो आपके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, जितने भी आपके पास विटामिन हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, आपके पोषक तत्व में। ठीक है, फिर आपके पास आता है प्रोटीन। प्रोटीन में आपके पास प्रोटीन किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है, जैसे मान लो दाल, चना, दूध, पनीर, अंडा, इन सब से आपको क्या प्राप्त हो सकता है, प्रोटीन। फिर आता है आपके पास खनिज लवण। क्या आता है, खनिज लवण। खनिज लवण में क्या क्या आपके पास तत्व आएंगे, जैसे मान लो आपके पास आयरन आ गया, कैल्शियम आ गया और फास्फोरस। फिर आती है आपके पास वसा। ठीक है, क्या आती है, वसा। वसा में आपके पास जैसे वसा किन किन चीज़ों से आपको प्राप्त हो सकती है, जैसे मान लो तेल से, बीज से और मूंगफली से। फिर आता है अपने पास पोषण के प्रकार, यानी कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आता है आपके पास स्वपोषी पोषण। कौन सा पोषण, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो पादप अपना भोजन खुद बनाए, या जो जीव या जो सजीव अपना भोजन खुद बनाए, क्या कहलाते हैं आपके पास, स्वपोषी पोषण। अगर अपन इसकी परिभाषा देखें तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन अकार्बनिक कच्ची सामग्री, अकार्बनिक कच्ची सामग्री जैसे मान लो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, जल हो गया और वायुमंडल से प्राप्त प्रकाश हो गया। ठीक है, कच्ची सामग्री से स्वयं निर्मित करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके पास, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके पास, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, अगर अपन इसके एग्जाम्पल देखें तो आपके पास पादप हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ये आप जो भी चाहे वो आपके पास गंदा जल हो चाहे शुद्ध जल हो, इन सब में क्या पाया जाता है आपके पास, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और ये आपके पास अपना भोजन बनाने के लिए किसकी मदद करता है, मदद लेता है, प्रकाश संश्लेषण की। और अगला एग्जाम्पल हो गया आपके पास प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर आगे अगर अपन पढ़े तो स्वपोषी पोषण के प्रकार देखते हैं। तो पहला आपके पास आता है कि जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन किन प्रक्रमों से बनाते हैं। तो ये आपके पास दो प्रक्रम है, पहला आपके पास प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है रसायन पोषी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होते हैं, ये जीव प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास रसायन पोषी। तो सबसे पहले अगर अपन प्रकाश संश्लेषण की जो एग्जाम्पल देखें तो आपके पास पादप हैं। ठीक है, ये भी अपना भोजन किससे बनाएंगे, सूर्य के प्रकाश से। साइनोबैक्टीरिया है, इसके बारे में भी मैंने बताया है, ये भी किससे बनाएगा अपना भोजन, किससे बनाएगा, सूर्य के प्रकाश से। दूसरा देखते हैं रसायन पोषी। तो अगर रसायन पोषी में अपन देखें तो वे जीव जो रसायन की सहायता से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के रसायन हो गए, जैसे मान लो आपके पास सल्फर हो गया, आयरन हो गया, जो भी आपके पास तत्व होते हैं इनकी सहायता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो आपके पास क्या हो गया, आयरन बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और सल्फर बैक्टीरिया हो गया। ये आपके पास किसके एग्जाम्पल हो गए, रसायन पोषी के। दूसरा आपके पास आता है विषम पोषी। ठीक है, विषम पोषी क्या होता है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, क्या कहलाता है आपके पास, विषम पोषी कहलाता है। तथा बाहर से बना भोजन ग्रहण करता है। कहाँ से, बाहर से बना। जैसे मान लो मनुष्य है, ये क्या है, एक प्रकार का विषम पोषी। क्यों, क्योंकि ये दूसरे जीवों पे निर्भर करता है। आप कहीं ये दिमाग मत लगा लेना कि अपन खाना खुद बनाते हैं, आटा भी खुद लगाते हैं, नहीं बेटा, ये सब चीज़ें नहीं है। विषम पोषी का मतलब ये है कि अपन जो भोजन प्राप्त करते हैं वो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं आपके पास, विषम पोषी कहलाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक तो प्रोटिस्टा, कवक, मानव और पक्षी, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन विषम पोषी के प्रकार। विषम पोषी में पहला आता है आपके पास मृतपोषी। क्या आता है, मृतपोषी। मृतपोषी क्या होते हैं, जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके पास, मृतपोषी। जैसे क्या हो गया, कवक। दूसरा आपके पास परजीवी, वे जीव जो दूसरों पर निर्भर करते हैं या दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके पास, परजीवी, जैसे कि जुएं। ठीक है, तीसरा आते हैं आपके पास संभोजी या प्राणीभोजी, यानी कि जो दूसरे जीवों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं या दूसरों के पोषण से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके पास, संभोजी या प्राणीभोजी। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, अमीबा। क्या हो गया, अमीबा। आगे अगला जो आपके पास टॉपिक निकल के आता है वो आता है पेड़ पौधों में पोषण। क्या आता है, पेड़ पौधों में पोषण। पेड़ पौधों में अगर अपन पोषण की बात करें तो सबसे पहले अगर इसके बारे में अपन पढ़ें तो पेड़ पौधे या पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण होता है, जो किसकी सहायता से होता है, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से होता है। जैसे मान लो पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण की सहायता से होता है। ठीक है, यह एक या प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। ये कौन सी प्रक्रिया होती है आपके पास, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण होता है। जैसे मान लो ग्लूकोज हो गया, जो भी एक्सेक्ट ग्लूकोज नहीं बनेगा, सॉरी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जैसे मान लो, और जल हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसमें प्रकाश ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक
पदार्थों में बदला जाता है। चौथा पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आपके पास, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड या स्टार्च के रूप में संचित यानी संचित कर लिया जाता है, यानी कि उनको इकट्ठा कर लेते हैं और जब बाद में ये भोजन नहीं बना पाते हैं तो उनको काम में वापस ले लेते हैं, यानी कि स्टोर कर लेते हैं इनको। ठीक है। फिर अगला पॉइंट अपने पास आता है कि मनुष्यों में भी भोजन निर्मित ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मनुष्य होता है, उसने पोषण लिया, पोषण लेने के बाद में वो अपनी ऊर्जा को या तो स्टोरेज कर लेता है या फिर उसको ग्लाइकोजन के रूप में कहीं एकत्रित कर लेता है, जिससे वह उस ऊर्जा को बाद में उपयोग में ले सके जिस टाइम पे उसको पोषण वगैरह ना प्राप्त हो। ठीक है। फिर आपके पास अगला पॉइंट आता है कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो आपके पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है क्लोरोफिल। क्या आता है? क्लोरोफिल, जिसको आप क्या बोलते हो? प्राणरहित। यह आपको क्या करता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें ये सबसे ज़्यादा सहायता करता है। दूसरी चीज़, ये पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक होता है। किसमें? पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला एक प्रकार से हरा वर्णक होता है। अगर अपन इसकी डीपली स्टडी करें तो आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझा सकता हूँ कि जैसे मान लो आपके पास ये क्या है, पत्ती है, कोई पत्ती का कोई चित्र है। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर आपको दिखा रखा है ये हरित लवक। ठीक है। हरित लवक के अंदर आपको एक बॉक्स के अंदर क्लोरोफिल के बारे में और बता रखा है। किसके बारे में? क्लोरोफिल के बारे में। फिर आगे दूसरा पॉइंट आता है जो होता है जल। ये किसके द्वारा अवशोषित करते हैं? जड़ों से। आप सभी को पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल किसकी सहायता से अवशोषित करते हैं? जड़ों द्वारा। फिर आता है तीसरा आपके पास प्रकाश। प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? आपको सूर्य से, लेकिन आप इसको कृत्रिम रूप से भी प्रकाश प्रदान कर सकते हो पेड़ पौधों को। किसके रूप में? कृत्रिम रूप से भी पेड़ पौधों को प्रकाश प्रदान कर सकते हो। चौथा है आपके पास CO2, जो आपको किससे प्राप्त होती है? वायुमंडल से। किससे प्राप्त होती है? वायुमंडल से। फिर आते हैं आपके पास अगले टॉपिक में, आपके पास अगला टॉपिक है खनिज लवण और पोषक तत्व। ये आपके पास जो आपने देखा होगा कि जो आपके पास पेड़ पौधे होते हैं वो खनिज लवण और पोषक तत्व किससे प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। किससे प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। फिर अगला टॉपिक अगर अपन देखें तो अगला टॉपिक अपने पास ये है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाओं का वर्णन करो या होने वाली घटनाओं को लिखिए। तो सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो प्रकाश आता है वो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल के अणुओं को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन करना। आप सभी को पता है जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तीसरा पॉइंट आपके पास निकल के आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, इसकी एक अपन अभिक्रिया भी देखें तो आपके पास पता होना चाहिए कि जैसे मान लो पेड़ पौधों ने वायुमंडल से क्या ग्रहण की? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ग्रहण की? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और जड़ों के द्वारा क्या ग्रहण किया? जल। ठीक है। और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या हो गई आपके पास? एक प्रकार की अभिक्रिया। आपके पास क्या बन जाएगा इसमें? ठीक है। क्या बन जाएगा आपके पास? एक तो ग्लूकोज बन जाएगा, साथ ही क्या बाहर निकलेगी? ऑक्सीजन। और किसका निर्माण होगा? पानी का। किसका निर्माण होगा? पानी का। यह आपके पास प्रकाश संश्लेषण का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार आपकी एग्जाम में पूछा